डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम एमपीएससी एएमबीआई मेंस का जो पेपर है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर आपको मिल चुके हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि जो आपका ऑटोमोबाइल का पोर्शन है उसका सोल्यूशन कोई नहीं करवा रहा है, तो मैं करा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे ऑटोमोबाइल का जो एक्ट एंड रूल वाला पोर्शन है उसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसको भी मैं इस वीडियो में लिंक कर दूंगा। यहाँ पे हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पर्टिकुलरली आपके ऑटोमोबाइल के सेक्शन से पूछा गया है। डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका कर्तव्य है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना बिल्कुल आपका धर्म है। और पीडीएफ के लिए आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट कार विद द एक्टिव एग्जॉस्ट सिस्टम अलाउ। देखो, एक्टिव एग्जॉस्ट सिस्टम कुछ है नहीं, बस बेसिक नौटंकी है भैया कि अगर आप चाहते हो कि जो आपका एग्जॉस्ट है उसका साउंड आप कंट्रोल कर पाओ तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्टिव एग्जॉस्ट सिस्टम। साउंड का जो कंट्रोल होता है वो ड्राइवर के हाथ में आ जाता है। ये आपके व्हीकल के आरपीएम से कनेक्ट हो जाता है। और आजकल तो इलेक्ट्रिकल भी आ रहा है, मतलब आप इलेक्ट्रिकली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कितना ओपन करना है, कितना क्लोज करना है। जितना ओपन क्लोज करोगे उसी के हिसाब से आवाज़ चेंज जाएगी। तो कुछ लोगों को चाहिए होता नहीं कि एक्सीलेटर लें और एकदम गर्र करके आवाज़ आए, तो उस टाइप की चीज़ें करने के लिए ये बेसिकली यूज किया जाता है। और आज फैशन भी चल गया, बाहर आप देखोगे तो दो एग्जॉस्ट पाइप्स आपको दिखेंगी। तो ये बेसिकली है इसका काम। अब क्या ये कंट्रोल कर पाएगा जितना डिस्चार्ज आपका आ रहा है एग्जॉस्ट से? क्या आप उसको रोक सकते हो? जी नहीं। अगर उसको रोक लेगे भैया तो पूरा काम ही खराब हो जाएगा। जिस रेट से एग्जॉस्ट आ रहा है वो आना ही चाहिए, बाकी तुम आवाज चाहे कैसे भी करो। तो इन शॉर्ट, जो एक्टिव एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, जो मीन फ्लो होता है, ये उसको मेंटेन करता है। प्रेशर को वेरी करके क्या करता है? मीन फ्लो को मेंटेन कर लेता है, जिसके वजह से प्रेशर चूंकि वेरी करता रहता है, इसके वजह से आवाज चेंज हो जाती है। ठीक है, आवाज की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और लोग मजे लेते हैं कि वाह क्या मस्त आवाज आ रही है। तो इन शॉर्ट यहां पे हम बात करें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा टू मेंटेन द फ्लो एरिया विदाउट इफेक्टिंग द रिस्ट्रिक्शंस इन द एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक है, डिस्चार्ज तो सेम रहने वाला है, बाकी सारी चीजें जो भी करना है करो, बस आवाज चेंज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि बताइए अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई पर मिनट, और आपको दे दिया गया है कि मास फ्लो रेट क्या है जो फ्यूल है उसका, और फ्यूल की आपको कैलोरीफिक वैल्यू भी दे दिया गया है। तो वेरी सिंपल, दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई करोगे तो केजी को कर देगा कैंसिल आउट। और एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है पर मिनट, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यार यूनिट में मिनट बच रहा था वो कहाँ गया, फिर यहाँ पे तो मिनट है ही नहीं। इस टाइप की चीज हरकतें नहीं करनी है, ध्यान देना है, थोड़ा सा दिल दिमाग दोनों यहीं पे रखना है। और एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 4000 किलो जूल पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे पर मिनट ऊपर मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 153, द नंबर ऑफ एम्पियर दैट बैटरी कैन डिलीवर ऑफ 30 सेकेंड एट -18 डिग्री। ये स्टैंडर्ड, मतलब दिस इज द बैटरी एबिलिटी टू crank a engine at the cold temperature that is called the cold cranking rate। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका C3। क्वेश्चन नंबर 154 है, डिस्क ब्रेक सेल्फ एडजस्ट व्हेन द लाइनिंग वियर अलाउ द पिस्टन टू। अब यहां पे आपको थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म बता देता हूं, हालांकि मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बाइक का सभी लोगों ने डिस्क ब्रेक देखा होगा, ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, कुछ डाउट्स होंगे आपको इसलिए मैं बता रहा हूं। कार का देखा होगा, नहीं देखा होगा। यहाँ पे आप लगाते हो बाइक के ब्रेक पे एफर्ट, मतलब हाथ से लगा देते हो इसको। जैसे आपने प्रेस किया, यहाँ पे लगा होता है एक सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है जिसमें भरा होता है फ्लूइड, मतलब ऑयल इन शेड। ऑयल कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, कंप्रेस किया आपने, फोर्स लगाया, यहाँ पे ये पाइपलाइन से आ जाता है यहाँ पे लगा होता है डिस्क का मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक लगा होता है डिस्क, और डिस्क के दोनों साइड पे आपको लगा होगा फ्रिक्शन लाइनर जो कह लो आप, या ब्रेक शू कह लो, ब्रेक पैड कह लो, व्हाटएवर दैट, ये लगा होगा। इसका काम क्या होता है, इसको अगर आपने पुश किया तो फ्रिक्शन के थ्रू ये क्या करेंगे, आपके व्हील को पकड़ लेंगे। बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन जनरेट होगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, रुक जाएंगे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो अब क्या होगा, यहाँ पे लगा होता है दो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और इनकी साइज, इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की साइज इनसे बड़ी होती है। भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, हालांकि इसका यूज यहाँ पे नहीं है। अब जैसे ही आप यहाँ से प्रेशराइज करते हो, प्रेशर वाला फ्लूइड क्या आता है, यहाँ से आता है, पिस्टन आपका क्या करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, बाहर निकलेगा। अब आप कहोगे कि ठीक है, यहाँ वाला जो आपका लाइनर है, फ्रिक्शन लाइनर या फिर ब्रेक पैड है जो, इस पे तो चलो ठीक है पिस्टन लगा है, इसको आगे मूव करा रहा है, बट यहाँ वाले को कैसे मूव कराते हैं, क्या ये स्टेशनरी रहता है? तो जवाब है नहीं,
ये भी मूव करता है। इसके लिए हम लगाते हैं एक फ्लोटिंग क्लैंपर मैकेनिज्म, ठीक है, जो इसको मूव करवाता है, इसके साथ साथ मूव कराता है। मतलब आपकी जो डिस्क है ना, इसको दोनों साइड से पकड़ा जाता है। मैं बना नहीं पा रहा हूँ 3D टाइप का, तो इसको दोनों साइड से पकड़ा जाता है। ये डिस्क ये बीच में खड़ा है नहीं सी, ठीक है, तो इसको दोनों साइड से पकड़ा जाता है। जब आप रिलीज करोगे तो सेम चीज, पिस्टन इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मूव करेगा अंदर के साइड, और आपका जो ब्रेक पैड है वो इधर मूव करेगा, और यहाँ से जो आपका क्लैंप किया गया है आपका फ्लोटिंग क्लैंपर मैकेनिज्म, वो दूसरे वाले को मूव करेगा। तो इन शॉर्ट अगर आपको ब्रेक लगाना है तो क्या होगा, दैट इज स्लाइड आउटवर्ड टू द सील एंड टेक न्यू पोजीशन क्लोजर टू द डिस्क, ठीक है। आप लगाए, ये क्या किया, डिस्क को डिस्क ब्रेक ने पकड़ लिया। पिस्टन आपका किधर मूव किया, दैट इज आउटसाइड, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 155 है, फॉर टाइटनिंग द सिलेंडर हेड बोल्ट को टाइट करने के लिए, कहीं पे भी जहां पे ज्यादा फोर्स चाहिए आपका, चाहे वो व्हील हो, व्हील के बोल्ट हो, जहां पे भी ज्यादा फोर्स चाहिए आपको, क्योंकि देखो जहां पे लोड ज्यादा आ रहा हो, प्रेशर ज्यादा आ रहा हो, वहां के नट बोल्ट टाइट होने चाहिए नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टॉर्क रिंच, कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। फोर्स भी कम लगाना पड़ता है और इसमें सेटिंग्स भी कई सारी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है, पॉर्जिंग द चारकोल कैनिस्टर अकर व्हेन। अब ये थोड़ा सा मैकेनिज्म आप समझ लो डायग्राम से, तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली जो आपका ये चारकोल कैनिस्टर होता है, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है ये, और यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक से मैंने पोल्यूशन वाले वीडियोस में डिस्कस किए थे कि कितने टाइप के बेसिकली व्हीकल पोल्यूशन होता है। उसमें मैंने बताया था कि इवापोरेशन होता रहता है फ्यूल का आपका, क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल होता है ये। अब इवापोरेशन होगा भाई, बिना बर्न किए एटमॉस्फेयर में चला जाएगा तो पोल्यूशन होगा, क्या होगा वो सब पोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। यहाँ पे ये समझ लो कि ऐसा ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं चारकोल कैनिस्टर, जो बेसिकली यहाँ से जो फ्यूल रिलीज होता है ना, इवापोरेट होता है, रिलीज नहीं, इवेपोरेट होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप कहोगे कि एब्जॉर्ब कर लिया, कितना देर तक एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके करेगा क्या, तो यहां से हम एक पाइप के थ्रू इसको इनटेक मैनिफोल्ड से जोड़ देते हैं, और यहां पे लगा होता है एक आपका पोर्स वाल्व। अब इन सब का काम क्या होता है कि जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जितनी इसकी कैपेसिटी है, अलग अलग व्हीकल में अलग अलग लगाया गया रहता है, डिपेंड करता है कि कितना इवेपोरेशन होता है, कितनी बड़ी टंकी है, कितनी बड़ी गाड़ी है, व्हाटएवर दैट, ठीक है। यहां से ये फ्यूल निकलेगा, फिर इनटेक मैनिफोल्ड में चला जाएगा, सिलेंडर में चला जाएगा, बर्न होके काम खत्म, ठीक है। तो पॉर्जिंग होगा क्या, आपको यहां से यहां फ्लो करवाना है, तो क्या होगा, एयर फ्लो थ्रू द कैनिस्टर ऑन इट्स वे टू द इनटेक मैनिफोल्ड, ठीक है। तो यहां से फ्लो करते हुए इनको लेके आ जाएंगे बाहर, तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पे आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियल टायर प्रोवाइडेड बेटर फ्यूल इकोनॉमी। बिल्कुल, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, 20-25% आपका जो रेडियल टायर होता है, जो बायस प्लाई टायर होता है, उससे कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होता है, कई सारे रीजन होते हैं, स्ट्रेंथ भी कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन भी कम होता है। इसका रीजन होता है इसका डिजाइन। इसके डिजाइन में यहाँ पे लगी होती है स्टील की प्लेट्स, ठीक है, इसके डिजाइन में नहीं लगी होती है, ये रबर से ही बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट भी प्रॉपर रहता है, इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, ये फोल्डिंग भी कम होता है, तो एनर्जी भी कम ऑब्जर्व करती है। बट एक प्रॉब्लम बस इसमें होता है कि आपको जितना कंफर्ट राइडिंग इसमें मिलेगा, जितना एक्सपीरियंस आपका राइडिंग एक्सपीरियंस इसमें अच्छा रहेगा, उतना इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है, रिजिड टाइप का होता है। खैर यहाँ पे उन सब की बात काहे करें, क्योंकि पूछा ही नहीं गया है, आपसे पूछा रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो बेसिकली जो आपका रेडियल टायर होता है, उसकी रोलिंग फ्रिक्शन, रेडियल टायर हैज लेस रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, वेरी सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिमूविंग द ग्लेज फ्रॉम द सिलेंडर वॉल बिफोर इंस्टॉलिंग न्यू पिस्टन रिंग हेल्प टू अवॉइड, या टू मेंशन नहीं है, हेल्प्स अवॉइड। क्या अवॉइड करने के लिए करते हैं भाई, तो बेसिकली क्या करते हैं, क्लीन करना होता है ना। ग्लेजिंग मतलब जैसे कि आपको रिंग चेंज करना है। अब आपका जो पिस्टन सिलेंडर है वो यूज किया गया है, अब जो सिलेंडर की वॉल्व है वहां पे कार्बन पार्टिकल्स चिपके होंगे, आपने पढ़ा है, बहुत सारे कंटामिनेंट चिपके होंगे। अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे, रेगुलरली क्लीन नहीं करोगे, तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा, आपका फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लॉस बढ़ेगा। फ्रिक्शन पावर लॉस तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो अल्टीमेटली इंडिकेटेड पावर में से वो माइनस हो जाता है, तो हमारी एफिशिएंसी भी घट जाती है। तो इसके वजह से हम उसको क्लीन करते हैं ताकि फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर पाएं। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा, अब मैं यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड इंटेंशनली इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे यूज किया जा रहा है पिस्टन रिंग। तो ये भी तो आप कह सकते हो कि जो पिस्टन रिंग की सेटिंग होगी, अगर मान लीजिए जहां पे ग्रू है वहां पे कंटामिनेंट है, अगर उसको आप क्लीन नहीं करोगे तो पिस्टन रिंग सेट कैसे होगी। तो ये भी तो हो सकता है कि हम उसकी जो सेटिंग है वो फास्ट हो पाए, इसलिए उसको क्लीन करते हो। देखिए पर्पज हो सकता है उस वजह से भी आप करो, बट जो मेन पर्पज होता है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सिलेंडर वॉल को आप क्लीन करते हो, तो मेन पर्पज उसका टू रिड्यूस द फ्रिक्शन होता है। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 159 है, द ब्रेक फ्यूल एफिशिएंसी कंजम्पशन इज एक्सप्रेस है। तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला तो आपका हो जाएगा पर आवर पर यूनिट ब्रेक पावर या ब्रेक हॉर्स पावर, वट एवर दैट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन जो है आपका 160, वाई आर द पिस्टन यूजली गिवन कोटिंग विथ टीन। टीन की कोटिंग क्यों करते हैं भाई? स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, नहीं हार्डनेस बढ़ जाती है हमारे सरफेस के। और बेसिकली जो यहाँ पे स्कोरिंग वर्ड है ना, इसका मतलब आप सिंपल भाषा में समझो स्क्रैचिंग। तो अगर आप टीन की कोटिंग किए हुए ना, तो आपके जो सिलेंडर वॉल है उसकी स्क्रैचिंग नहीं होगी, मतलब होगी बट एज कंपेरिजन टू प्रीवियस कम होगी, नहीं स्क्रैचिंग मतलब सरफेस स्क्रैच हो जाता है ना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोटिंग की वजह से स्क्रैचिंग प्रिवेंट हो जाती है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 दैट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोर दूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका 161, ये है एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सिंपल क्वेश्चन है। डिफिनीशंस दिया गया है आपका, जो मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 2 है उसका जो सब सेक्शन 5 है, वहाँ पे बताया गया है कि कंडक्टर का काम क्या होता है बेसिकली, या कंडक्टर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मेंशन है ये सब काम कौन करता है? कंडक्टर करता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 62 है, निशु अ टीनेजर हैज अटेन्ड 16 ईयर ऑफ एज according to the motor vehicle act 1988 he is permitted to drive two wheeler named as। नाम तो लड़की का लग रहा है बट यहाँ पे ही लिखा हुआ है, खैर कोई नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है बेसिकली एज क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 4 देखोगे ना, जहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में मेंशन किया गया है कि अगर आपको पब्लिक रोड पे व्हीकल चलानी है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर। बट वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट, मतलब इनको छोड़ के कहा गया है कि अगर आपकी एज 16 ईयर है तो आप गियरलेस मिनिमम 50 सीसी वाली, मतलब सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम 50 सीसी वाली जो व्हीकल है उसको आप ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन बी है टीवीएस चैम्प 60, इसके जो व्हीकल की कैपेसिटी होती है वो 49 सीसी की होती है, तो इसको बिल्कुल ये ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। जो क्वेश्चन नंबर 163 है, यहाँ पे एक कार का नंबर आपको दिया गया है और कार है शेवरोलेट इम्पाला। बेसिकली इस कार की बात करें तो इसको सेल किया जाता था इंडिया में 1960 1970 के टाइम पे। अब यहाँ पे नंबर के हिसाब से आपको बताना है कि कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है और कौन से ईयर में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। अब अगर हम इंडिया के हिस्ट्री की बात करें ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन के सेंस में, तो 1930 से पहले 1939 से पहले की बात करें अगर हम, तो उस टाइम पे 1 अल्फ़ाबेट हुआ करते थे रजिस्ट्रेशन में और 4 नंबर डिजिट हुआ करता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, तो 1939 के बाद से लेके 1947 तक हमने 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किया और 4 नंबर डिजिट यूज किया। तो जो 2 अल्फ़ाबेट्स होते थे ना, वो हम यूज करते थे 1939 से लेके 1947 के बीच में। 1947 के बाद से लेके 1989 तक हम 3 अल्फ़ाबेट यूज़ करने लगे और 4 नंबर डिजिट यूज़ करने लगे। जैसे कि उस टाइम के व्हीकल का आप देखोगे नंबर, जैसे मैं बताऊं तो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, तो BMC यूज किया जाता था। BMC मतलब बी का मतलब है बॉम्बे और MC यहाँ पे जो लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट्स हैं वो बेसिकली RTO के कोड्स बताते थे। तो यहाँ पे आप देखो 2 ही अल्फ़ाबेट्स हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब ये रजिस्ट्रेशन 1947 के पहले का अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है, मतलब ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो द ट्रैफिक साइन क्रॉस रोड, अगर ये ट्रैफिक साइन शो कर रहा है मतलब आगे क्रॉसिंग है, आपको स्लो करना है और ध्यान से देख के प्रोसीड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 165 है अ रोड हैज नो प्रोविजन टू पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, अगर ऐसा कहीं पे रोड है जहां पे पेडेस्ट्रियन के लिए नहीं बनाया गया है तो डेफिनेटली आपको पता है अपोजिट साइड ऑफ ट्रैफिक, मतलब जिधर से ट्रैफिक आ रहा है आप उसी साइड में मूव करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, ऑन राइट साइड ऑफ रोड फेसिंग द इनकमिंग ट्रैफिक, ठीक है। और अगर पेडिस्ट्रेन के लिए चलने के लिए है रोड पे तो डेफिनेटली हम किधर मूव करते हैं, लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। तो यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 166 है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा होगा। बेसिकली जो भी लोग फिजिकली सफ़र्ड कर रहे हैं उनके लिए जो व्हीकल यूज किया जाता था, अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट 1988 देखोगे तो वहाँ पे इनवैलिड कैरेज दिया गया है डिफिनीशंस में, बट बाद में जो आपका 2019 का अमेंडमेंट हुआ वहाँ पे इनवैलिड कैरेज को चेंज करके अडॉप्टेड कर दिया गया है, बट स्टिल यहाँ पे ऑप्शन है आपका इनवैलिड कैरेज। तो ऑप्शन 1 इज
करेक्ट। जो 167 है डिफिनीशन बेस्ड है, तो हैवी पैसेंजर व्हीकल वेट कितना होना चाहिए, 12000। सिंपल है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी। नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड टू द कंडक्टर लाइसेंस अनलेस ही हैज़ पास्ड। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ड्राइविंग के लिए मिनिमम एजुकेशन है उसको तो वैनिश कर दिया 2019 वाले अमेंडमेंट में, बट जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, उसको डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 30 है वहाँ पर आप देखोगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि स्टेट जो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से, और स्टेट्स ने अभी तक चेंज नहीं किए हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर कंडक्टर वो क्या है। हालांकि ड्राइवर का 0 है, बट ड्राइवर मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो भी ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, बट कंडक्टर को नहीं मिलेगा। और जो आपका महाराष्ट्र का मोटर व्हीकल रूल है, उस रूल के हिसाब से आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए या इसके इक्विवेलेंट चाहिए या इससे हायर चाहिए, आपको कंडक्टर लाइसेंस चाहिए, तो ऑप्शन आपका है फर्स्ट। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो जो आपका रूल है महाराष्ट्र का, उसके रूल नंबर 29 को आप देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 169 है, अ टेम्पररी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग। ये आप देखोगे ना, पहले पुराने वाले तो 1 मंथ था, बट अब इसको चेंज करके कर दिया गया है 6 मंथ। ये बेसिकली अमेंडमेंट है आपके CMBR में। CMBR में अमेंड करके जो CMBR का रूल 53 है उसमें 20 सब क्लॉज को ऐड किया गया है, जहाँ पे इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड किया गया है 60 मंथ। और कहा गया कि मान लीजिए कोई ऐसी व्हीकल है जहाँ पे जिसको 2 पार्ट में ले जाया जा रहा है और असेंबली में प्रॉब्लम हो रहा है कि इंजन कहीं से आया, चेसिस कहीं से आया, कहीं पे असेंबल करना है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, 1 से ज़्यादा बार किया जा सकता है, बट एक्सटेंशन होगा केवल 1 मंथ का। तो इनिशियल जो वैलिडिटी होगी वो होगी 6 मंथ की, एक्सटेंशन जो होगा 1 मंथ का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। जो क्वेश्चन नंबर आपका 170 है, द बॉम्बे मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट 1958 बिकम इफेक्टिव। अब ये जो है ना, इसकी अगर आप गजट देखोगे तो गजट में मेंशन किया गया है बेसिकली होता क्या है, कोई भी इस टाइप का एक्ट इफेक्टिव तब से माना जाता है जब फाइनली वो गजट में पब्लिश हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ये पब्लिश हुआ था 29 अगस्त 1958 को। इस पे जो प्रेसिडेंट है उनकी साइन हुई थी 23 अगस्त को, पब्लिश हुआ था 29 अगस्त को, बट ये इफेक्टिव दिया गया है, वो डेट यहाँ पे मैच नहीं कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। अब मे बी लॉ की लैंग्वेज में वहाँ पे उस टाइम पे कोई इशूज़ रहे हों कि इसको ऐसे चेंज करके ये कर दिया गया, तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। डेफिनेटली फाइनल आंसर की जब MPSC निकालेगी उसी के हिसाब से श्योर होगा, बट मेरे हिसाब से जब गजट, सरकारी जो गवर्नमेंट गजट होती है उसमें जब एक्ट पब्लिश होता है तब वो फाइनलाइज होता है, और ये पब्लिश किया गया था 29 अगस्त 1958 को, और वो डेट यहाँ पे है नहीं, कोई सा भी नहीं, चारों ऑप्शन में कोई सा भी नहीं है। तो लेट्स सी कि MPSC इसका आंसर क्या देता है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, इफ द फोर्स इज 10 यूनिट अप्लाइड टू द मास्टर सिलेंडर, अगेन पास्कल लॉ वाला फॉर्मूला आ गया जो हम डिस्प्रिक पढ़ रहे थे। तो 10 यूनिट लगाया जाता है मास्टर सिलेंडर में, मास्टर में लगाओ चाहे मिनिस्टर में लगाओ, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, पास्कल साहब कहते हैं कि जितना इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में जितना तुम फोर्स लगाओगे एक जगह पे, वो ट्रांसमिट कर देगा सेम अमाउंट में दूसरी जगह। प्रैक्टिकली क्या होता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आइडियली, ठीक है। तो इतना लगाया आपने मास्टर सिलेंडर में, तो इतना ही आपके आ जाएगा जो व्हील पे सिलेंडर लगा हुआ है ब्रेक लगाने के लिए, वहां पे भी। तो प्रेशर आपको पता चल गया 10, एरिया कितना दिया गया 5, तो टोटल कितना यूनिट फोर्स हो जाएगा आपका 50। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द ग्रेजुअल टॉर्क ब्रेकअप when the vehicle is moving away from the stand still has been overcome with। देखो इन शॉर्ट इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखने का इनका मतलब यही है कि बहुत बार आपने देखा होगा ना कि मान लीजिए व्हीकल आपकी खड़ी है, आपने एक्सेलरेट किया और आपको जॉग फील हुआ। बहुत बार आपको व्हीकल के डी एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, ब्रेकिंग, इन सब में क्या आपको जॉग फील होता है, शॉक फील होता है। क्यों फील होता है भाई? क्योंकि जो इंगेजमेंट डिसंगेजमेंट होता है ना हमारे व्हीकल का, मतलब हमारे इंजन का, हमारे जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उससे वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसको ओवरकम करना है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, इनमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर की एक क्वालिटी होती है ना कि जैसे आपकी राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है उसी हिसाब से ये टॉर्क को एडजस्ट कर देता है, जिससे आपको ग्रेजुअल फीलिंग नहीं आती है, मतलब सडन फीलिंग नहीं आती है, ग्रेजुअली होता है, सडनली नहीं होता है, तो आपको शॉक नहीं मिलता है।
तो ऑप्शन हो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब ज़्यादा अप्रोप्रिएट का ठीक ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड है, सी है। क्वेश्चन नंबर 173 है, द एडवांटेज यूजिंग हेलिकल गियर रादर देन द स्पर गियर। हेलिकल गियर क्यों यूज करते हैं भाई, पहले तो इंगेजमेंट प्रॉपर होता है, उसमें नॉइस नहीं आती यार। स्पर गियर आपने देखा है कहीं पे यूज होते हैं, पहले जो गन्ना में से जूस निकालते थे, वैसे जो गांव में यूज किए जाते मशीनें, उसमें होता था, पूरे गांव जग जाता था जब सुबह उसको चालू करते थे, किलोमीटर तक जाती है आवाज इसकी। हाँ, ऐसा क्या हेलिकल में होता है नहीं। अब सोच के देखो कि गियर की टर टर की आवाज आ रही हो, आप चला रहे हो कहीं पे, तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो हेलिकल गियर पहला तो इंगेजमेंट इसका क्या होता है, प्रॉपर होता है, एरिया ज्यादा कवर करता है, तो जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। कैसे, अब यहाँ पे स्ट्रेट टूट बनाया आपने और यहीं पे आपने ऐसे घुमा के बनाया, तो ये देखो इसकी एरिया ज्यादा होगी कि इसकी ज्यादा होगी, नहीं भाई, स्ट्रेट जाओगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी, घूम घाम के जाओगे तो लॉन्गेस्ट वाली मिलेगी। तो ठीक है, तो पहले तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, इकोनॉमी भी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। अब कभी कभी पे आपको ये भी लगेगा कि ठीक है, नॉइस तो कम होती है, बिल्कुल दोनों में है, इकोनॉमिकल भी होती है, बिल्कुल इकोनॉमिकल भी होती है। आपकी जो हेलिकल होती है वो इकोनॉमिकल, पावर लॉस यहाँ पे नहीं होता है, सडन इंगेजमेंट नहीं होता है, जिसके वजह से फ्रिक्शन भी इसमें कम रहता है, तो इकोनॉमिकल भी होता है। बट अब क्या करें, इकोनॉमिकल है, बट मैक्सिमम जगह आपको ऑप्शन ये मिलेगा। कई सारे पीएसयू में पूछा गया, आई डोंट नो कि एमपीएससी क्या ऑप्शन देगा, क्योंकि कई सारे जगह आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो स्टेट बोर्ड वाले चेंज कर देते हैं। भाई साहब जो क्वेश्चन बनाए हैं, जहां से पढ़े होंगे उस हिसाब से ऑप्शन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 174 है, इंजन टॉर्क फ्लक्चुएशन इन द टिपिकल सिंगल प्लेट क्लच आर एब्जॉर्ब बाय, कौन करता है भाई, आपकी टॉर्सन स्प्रिंग करती है बेचारी हेलिकल स्प्रिंग। इसका काम क्या होता है कि जो शॉक आ रहा है, जो टॉर्सन फोर्स आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर ले, ताकि जो शॉक होना है री इंगेजमेंट का वो कम हो जाए। तो वेरी सिंपल ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 175, कपलिंग एफिशिएंसी इज द रेशियो। भैया एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, मतलब इनपुट बटा आउटपुट होगा। तो ये डायग्राम आप देख लो, इससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए इधर से इनपुट आ रहा है टरबाइन से, और जो आपकी इसमें कपलिंग होती है ना, कपलिंग का जो इंपेलर होता है वो आउटपुट पे रहता है, तो आउटपुट बेटे इनपुट हो जाएगा, मतलब पावर अवेलेबल एट इंपेलर टू द अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई टू द टरबाइन। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका 3। क्वेश्चन नंबर 176, वेरी सिंपल, फेडिंग ऑफ द ब्रेक अकर कब होगा भैया, जब ब्रेक की लाइनिंग क्या हो जाएगी, वन आउट हो जाएगी, मतलब काम खत्म हो गया ना, अब तो ब्रेक लगेगा ही नहीं, मतलब स्लिप करेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ऑटोमोटिव डैम्पर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं भाई, विस्कस पे ना, फ्रिक्शन पे कौन सा, सॉलिड वाला काम करते हैं, मेटालिक फ्रिक्शन हो या फिर जनरल फ्रिक्शन हो आपके, जहां पे सॉलिड सरफेस इंगेज होते हैं। उसी तरीके से विस्कस एक तरह का फ्रिक्शन है, फ्लूइड की बात करते हैं ना। और ये भी क्यों आता है, ये भी इसी की वजह से आता है अल्टीमेटली, अगर डिटेल में आप माइक्रो लेवल पे पढ़ो तो खैर इनका प्रिंसिपल क्या होता है, दैट इज विस्कस डैम्पिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2nd। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द फ्रेम में गेट डिस्टॉर्टेड, पैरेललोग्राम में डिस्टॉर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से खिंच गया ना ये, तो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द कॉर्निंग फोर्स, विंड की स्पीड कुछ ऐसी है, तो उस तरीके से आपके व्हीकल को डिस्टॉर्ट कर देंगे। या फिर आप ऐसे रोड पे चला रहे हो जहां पे हालत बहुत खराब है, जैसे कि इंडियन रोड है, और आपकी व्हील क्या हो गई, व्हील फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो गई, तो उस टाइम पे भी ये हो जाएगा। बट ये थोड़ा सा कंडीशनल है 4th वाला ना, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट जो होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, व्हेन 2 रबर ब्लॉक आर इंक्लाइंड, कैसे, वी शेप लाइक इंक्लाइंड है, तो क्या होगा, बेसिकली कंप्रेसिव फोर्स करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से इंक्लाइनेशन है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा सकते हो आप, कंप्रेसिव, टॉर्शन लगा दोगे, उड़ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, द रेशियो एंगल टर्न बाय द स्टीयरिंग व्हील करेस्पॉन्डिंग टू द टर्न एंगल ऑफ स्टब एक्सल। इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्टीयरिंग रेशियो बेसिकली होता क्या है, स्टीयरिंग को आपने कितना टर्न किया है और आपकी व्हील कितना टर्न हो रही है, तो व्हील को टर्न कौन करता है, ये एक्सल भाई जो लगा होता है व्हील में, उसी को तो कहते हैं स्टब एक्सल। तो वो जितना घूमेगा उतना व्हील को घुमा देगा। तो वेरी सिंपल आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक जरूर करें, अपने ग्रुप में शेयर करते रहें, शेयर ही क्या है आपका सपोर्ट है। तो होप शो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।